फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस के साथ इंटरफेस के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह 50 क्वेश्चन के सीरीज में, जिसमें बीपीएससी एग्जाम के लिए बिहार एसएससी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीपीआर मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट बिहार पुलिस रेलवे एमटीएस एसएससी अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर इसका पूरा सेट का आप रिवीजन करते हैं। तो सेट नंबर ये 93 है। इसके पहले का सेट अगर आपको देखना है तो हमारे केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर सेट नंबर डाल के आसानी से देख सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों रूपों में आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हून खदव उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? पहले देखते हैं कि हून खदव उत्सव जो है वह किस राज्य से रिलेटेड उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे जनजाति से किससे है। तो इस उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य के प्रमुख जनजातीय समूह हून खदव जनजाति की संस्कृति और परंपराओं के जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को कांगपोकली में 5वें हून खदव सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी कि मणिपुर में हाल ही में जो हून खदव सांस्कृतिक उत्सव है वह किस नंबर का मनाया गया है? तो 5वें नंबर का मनाया गया है और इसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा 18 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिंकोमाली निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक बंदरगाह है? तो त्रिंकोमाली श्रीलंका में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, जो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह और नगर दोनों स्थित है। यह विश्व के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि ये त्रिंकोमाली जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का महत्व जो है वो नौसैनिक अड्डों के लिए ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपको सही दिया हुआ है? दो कथन आपका है और दोनों में से आपको चुनना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ऑन एक ऑनलाइन बहु वस्तु विनिमय केंद्र है। दूसरा कथन है, स्पॉट मार्केट केंद्र सरकार के विनिमय परिधि के अंतर्गत आता है। दोनों कथन है और दोनों में से सही कौन है ये आपको चुनना है। तो द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड जो है वो एक ऑनलाइन बहुत सारे वस्तुओं का विनिमय केंद्र होता है, खरीद बिक्री यहाँ पर किया जाता है। तो ए नंबर बिल्कुल ही सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। अब देखेंगे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एनसीडेक्स क्या है? तो यह भारत में एक कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है। इसमें स्वतंत्र निवेशक होते हैं और एक कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक स्वतंत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह एनसीडेक्स को 23 अप्रैल 2003 को कंपनी अधिनियम 1956 ईस्वी के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था और इसने 15 दिसंबर 2003 को काम करना शुरू कर दिया था। फिलहाल देखा जाए तो एनसीडेक्स का मुख्यालय जो है वो मुंबई शहर में स्थित है, महाराष्ट्र में। स्पॉट मार्केट क्या है? तो जरा देखेंगे, इसे फिजिकल मार्केट या इसे कैश मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि एसेट के लिए ट्रेडों की तुरंत अदला बदली यहाँ पे स्पॉट मार्केट में की जाती है। स्पॉट मार्केट की बात करें तो यह वह जगह होता है जहां वित्तीय साधनों जैसे कि कमोडिटीज को, मुद्राओं को और प्रतिभूतियों का तत्काल वितरण के लिए कारोबार किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ चूना पत्थर, एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरा तरफ उसका उपयोग दिया हुआ है। तो चूना पत्थर का उपयोग जो है वो उत्पादन, सीमेंट उत्पादन के लिए किया जाता है। तांबा का उत्पादन तांबा का उत्पादन की बात करें तो तांबा का प्रयोग विद्युत उपकरण के उत्पादन में किया जाता है। सोना का उत्पादन जो है वो उर्वरक के लिए किया जाता है, जबकि चांदी का उत्पादन जो है वो विद्युत लेपन हेतु किया जाता है। अब ध्यान देंगे, तांबा का भी प्रयोग विद्युत लेपन में किया जाता है और चांदी का भी प्रयोग विद्युत लेपन के अंतर्गत किया जाता है। तो जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके अकॉर्डिंग टू आंसर सही होता है। क्लियर। अब जरा देखेंगे इसका एनालिसिस। चूना पत्थर, जिसे अंग्रेजी में लाइमस्टोन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है और इसका प्रयोग सीमेंट, चूना, कैल्शियम कार्बाइड, रासायनिक खादों, स्टील, कपड़ा उद्योगों, चीनी, कागज और चमड़े उद्योग में किया जाता है। तांबा का प्रयोग देखा जाए तो तांबा का प्रयोग बर्तन बनाने में, फूलदान और सिक्के के निर्माण में, बिजली के तार बनाने में, विद्युत लेपन में तथा कैलोरी मीटर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडा का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो सोडा को अंग्रेजी में साल्टपीटर कहा जाता है। नाइट्रोजन से युक्त बहुत से यौगिकों का एक सामूहिक रूप होता है जिसे सोडा कहा जाता है।
पोटेशियम नाइट्रेट उनमें से एक होता है। पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा के रूप में जाना जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग अगर बात किया जाए सोडा के रूप में, तो उर्वरक के रूप में, रॉकेट के नोजल के रूप में यानी ईंधन के रूप में और पटाखों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि चांदी की बात करें तो इसका प्रयोग आभूषण बनाने में और सिक्का बनाने में तथा विद्युत लेखन में, दर्पण की कलई करने में, मिश्र धातु बनाने में और औषधि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे चांदी दांतों के गड्ढे को, जिसे खोदना कहा जाता है, उसको भरने के लिए भी चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक था। अब ध्यान दीजिएगा, अशोक का व्यक्तिगत नाम जो था वो अशोक था और इसकी जानकारी अशोक के मास्की, जो रायचूर कर्नाटक में स्थित है, मास्की अभिलेख में, गुर्जरा जो दतिया मध्य प्रदेश में है, नेतूर जो बेल्लारी में कर्नाटक में स्थित है, उदयगोलम जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ के लघु शिलालेख में अशोक का उसके व्यक्तिगत नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर। कहां से? मस्की से, गुर्जरा से, नेतूर से, उदयगोलम से, इस सभी के लघु शिलालेख से अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, अशोक का राजकीय उपाधि जो था वो देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन के रूप में वर्णन किया गया है। मस्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य के रूप में भी अशोक को दर्शाया गया है। मस्की अभिलेख जो रायचूर कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर अशोक को अशोक के नाम से और बुद्ध शाक्य के नाम से भी इंगित किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक को मगधाधीराज के नाम से संबोधित किया गया है। बराबर की गुफा तथा कंधार अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो इसमें होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मास्की अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकार बाजार संरचना यानी मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? अब जरा देख लेंगे कि मार्केट कितने प्रकार के होते हैं तथा विक्रेताओं की संख्या इसमें कौन कौन सी होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पेज में आपको याद करने के लिए एक ही टर्म में याद करना है। एक होता है संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बाजार कई प्रकार के होते हैं, जैसे संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, इसके अलावा द्वैधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार तथा इसके अलावा शामिल किया जाता है ओलिगोप्लोसोनी बाजार। अब संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेता पेंशन एवं निकास बाधाएं जो होती है उसमें नहीं पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उत्पादन की प्रकृति इसमें सजातीय होती है। विक्रेता की संख्या इसमें अनेक होता है तथा खरीदारों की संख्या भी अनेक पाई जाती है। इसे संपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाएगा। तभी तो प्रतियोगिता होगा, अनेक विक्रेता भी होगा और अनेक क्रेता भी होगा, तभी तो प्रतियोगिता होगा। क्लियर। और कीमत जो इसमें होता है उनके मूल्य लेने वाले के रूप में सामान्य मूल्य के रूप में अर्जित किया जाता है। क्लियर। एकाधिकार बाजार में विक्रेता प्रवेश जो होता है वो नहीं के बराबर होता है तथा इसका उत्पादन प्रकृति निकट से संबंधित लेकिन विभेदित होता है। इसके अलावा देखिए एकाधिकार बाजार में अगर जो देखा जाए तो अनेक इसमें विक्रेता होते हैं। एकाधिकार बाजार में विक्रेता जो होते हैं वो एकाधिकार बाजार में, क्लियर। इसके अलावा एकाधिकार केवल होता है, उसमें इसमें विक्रेता प्रवेश और निकाय जो होता है जरूर पाया जाता है, विभेदित होता है। इसका उत्पादन की प्रकृति यानी बटा हुआ होता है और इसमें एक ही प्रकार के विक्रेता की संख्या पाई जाती है। तो एकाधिकार बाजार संरचना जो है वो विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो एक के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? वो है फ्रांस देश, ऑप्शन नंबर डी। अब जरा देखेंगे फ्रांस देश जो आपका दिया हुआ है, ये ब्लू कलर से फ्रांस देश जो है इसी को इंडिकेट किया गया है। अब देखेंगे फ्रांस के उत्तर में उत्तर सागर स्थित है, ये नॉर्थ सी हुआ जो फ्रांस के उत्तर में स्थित है। फ्रांस के पश्चिम में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर है तथा दक्षिण में भूमध्य सागर है स्थित फ्रांस के दक्षिण में। क्लियर। तो यही एक यूरोपीय देश है जो 3 तटरेखा वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए अंततः देश का विभाजन तक करवा दिया वो इनमें से कौन सा था? तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण ऐसा नहीं हुआ था कि मतभेद हुआ था या अंततः देश का विभाजन हो गया था, ये नहीं शामिल किया जाएगा। क्लियर। दूसरा जो आपका कहता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की वजह से भी ऐसा नहीं हुआ कि देश विभाजन हुआ
और मतभेद उत्पन्न हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो ये भी नहीं है। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन, ये भी नहीं है। लेकिन विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का जो आरक्षण किया गया, इसको लेके राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, जिसने मतभेद के बीज बो दिया और अंततः देश का विभाजन करा दिया। जरा बारी बारी से देखेंगे। 1909 ईस्वी में घोषित मार्ले मित्रो सुधार जो था, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी कहा गया। एक्ट के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा प्रोविंशियल काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि तो हुई, परंतु इसके बावजूद भी अधिकांश सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खेमे में फूट डालकर और मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काकर राष्ट्रीय एकता में बाधा डालना था। इसी नीति ने देश में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए और देश के विभाजन का कारण बना। क्लियर है? तो आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सा कथन है जो देश का अंततः विभाजन किया और मतभेद के बीज बो दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस क्या होता है? तो जरा ध्यान देंगे, एक वेब एड्रेस का यूनिक एड्रेस जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर एड्रेस को स्पेसिफाई करने में उपयोग किया जाता है। इसे वेब एड्रेस के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर को वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को आसानी से एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और URL का फॉर्मेट इस प्रकार ही होता है। क्लियर? यानी इसके द्वारा ही निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके द्वारा पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, तो वो किया गया था CN बर्नार्ड के द्वारा पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया था। जरा देखेंगे कब किया गया था। 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। केप टाउन के हॉस्पिटल ब्रूक सूर में यह ऑपरेशन हुआ था, जिसमें डेनिस डार्डेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस बानस्की को प्रतिरोपित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच तक्कोलम का युद्ध लड़ा गया था। जरा देखेंगे कब लड़ा गया था यह युद्ध। तो यह युद्ध तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय एवं चोल शासक परांतक फर्स्ट के बीच 949 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गैल वंशों की सहायता से परांतक फर्स्ट को पराजित कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक कोलाइड का इसमें से उदाहरण है? तो समझेंगे कि पहले कोलाइड होता क्या है। तो कोलाइड जो है वह एक द्विसमांगी मिश्रण का प्रकार होता है, जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। इसके कण को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र से कभी भी गुजर नहीं सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपित माध्यम से अलग परिक्षेपित माध्यम क्या है? जिसमें जिस किसी को वीडियो को मिलाया गया वह उसका परिक्षेपित माध्यम हो गया। तो परिक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम पाई जाती है। जैसे दूध, रक्त, स्याही, ये सभी जो होते हैं वो कोलाइडी विलयन के उदाहरण होते हैं। क्लियर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका सदस्य जो है वो भारत है? अब जरा देख लेंगे बारी बारी से। तो एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को की गई थी, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। भारत जो है ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य में से शामिल है। तो एक तो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखते एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसकी स्थापना नवंबर 1989 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 21 है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। क्लियर? तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा आपका। तीसरा है कोलंबो योजना, जो 1951 ईस्वी में आर्थिक और तकनीकी सहायता के माध्यम से एशियाई आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू में 7 राष्ट्रमंडल देशों के द्वारा शुरू की गई थी, एक उत्तर औपनिवेशिक पहल थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित है और इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है। भारत जो है इसका सदस्य देश है वर्तमान समय में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी आपका भारत सदस्य देश है।
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की बात करें, OECD की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है और इसका सदस्य देश भारत नहीं है। तो आंसर बनेगा 1 और 3, इन दोनों का ही भारत सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित थे? किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे? तो खिलाफत आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 ईस्वी में भारत में शुरू हुई थी। उस समय महात्मा गांधी भारत से रिलेटेड नहीं थे। अब देखेंगे स्वदेशी आंदोलन क्या था। इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। इस आंदोलन को आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में वंदे मातरम के आंदोलन, या ध्यान रखेंगे इसको, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में, इसी स्वदेशी आंदोलन। क्लियर? स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अब खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी में यह हुआ था। अली बंधु के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। 1919 ईस्वी में यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। गांधी जी ने इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने के लिए 23 नवंबर 1919 ईस्वी को एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस बुलाई तथा इसकी अध्यक्षता भी की थी। तो इससे रिलेटेड तो महात्मा गांधी है ही। व्यक्तिगत सत्याग्रह, या इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कबनार में किया था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जे.एन. नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। खूब क्वेश्चन इससे पूछता है। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे सत्याग्रही कौन थे याद रखेंगे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जे.एन. नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस 2023 की थीम इसमें से कौन है? तो लीवर हेल्थ फॉर ऑल, यही थीम 2023 की थीम के रूप में जाना जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 19 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लीवर के स्वास्थ्य के महत्व के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लिए 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 2023 की थीम की बात करें तो लीवर हेल्थ फॉर ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसका कथन है? तो भारतीय संविधान जो है वो एक अर्ध संघात्मक है, के.सी. व्हीलर का कथन है। अब जरा देखेंगे, प्रोफेसर के.सी. व्हीलर ने अपनी पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में कहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो परिसंघकल्प है। यह ऐकिक राज्य है जिसमें कुछ अनुसंघीय परिसंघीय लक्षण मौजूद है। यह अनुसंघीय ऐकिक लक्षण वाला परिसंघीय राज्य नहीं है। क्लियर? तो भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक है, संघात्मक नहीं है बल्कि यह एक अर्ध संघात्मक है। यह के.सी. व्हीलर की पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद दोनों से कर दी थी? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को सहायता जो है वो धन और आशीर्वाद दोनों से किया था, जिसके कारण सम्राट की दृष्टि में गुरु अर्जुन देव जो थे पांचवें गुरु, वह एक राजद्रोही की अवलंबन देने के कारण, यानी राजद्रोही को शरण देने के कारण वह अपराधी हो गए थे सम्राट के नजर में, जहांगीर के नजर में। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया था, फांसी की सजा सुना दिया था और फांसी दे दिया था, जिससे सिखों तथा मुगलों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की भी रचना की थी तथा अमृतसर जलाशय के बीच हरमंदिर साहब का निर्माण भी करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो तारापोर समिति के सिफारिश के आधार पर पहली बार भारत में भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता को लागू किया गया था। जरा देखिएगा, तारापोर समिति जो है रिपोर्ट 1997 ईस्वी प्रस्तुत करता है। इसकी सिफारिश के आधार पर पहली बार भारत में रुपये की परिवर्तनीयता को लागू किया गया था। रंगराजन समिति की बात करें तो रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित समिति है। मल्होत्रा समिति की बात करें तो यह बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति है। भंडारी समिति की बात करें तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर औसत ढाल है। गंगा के दक्षिण में स्थित मैदानी भाग को दक्षिणी गंगा का मैदान कहा जाता है। यह मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है।
दक्षिण गंगा के मैदान में पटना, गया, भोजपुर, सहरसा ये सभी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला भौतिक प्रणाली जो है वह क्या होता है? तो वो आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जरा देखिएगा डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस, इस विधि में द्रव्य को वाष्प में परिणत कर किसी दूसरे स्थान भेज दिया जाता है, जहां उसे दूसरे स्थान में भेजा जाता है जहां उसे ठंडा कर पुनः द्रव्य में परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला प्रक्रम जो होता है वो वाष्पन विधि का प्रयोग किया था, दूसरा प्रक्रम संघनन विधि का प्रयोग, कंडेंसेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी दो विधि का प्रयोग करने वाला जो विधि होता है, प्रोसेस होता है, वो होता है आसवन विधि। इसमें वाष्पन एवं संघनन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को किस देश के उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। सिंगापुर के उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 22 अप्रैल 2023 को किया है। अब जरा देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो कि 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के टेलईओस सेकंड उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी किया है। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ अगस्त घोषणा है, दूसरे तरफ उससे रिलेटेड जो वायसराय है उससे संबंधित है। तो जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा, अगस्त घोषणा जो है वो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू हुआ था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में। अगस्त संकल्प जो है वो गांधी जी के द्वारा तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एम जिन्ना रिलेटेड थे, यानी मुस्लिम लीग रिलेटेड था। क्लियर। अब देखेंगे बारी बारी से अगस्त घोषणा क्या है। मॉन्टेक्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मॉन्टेक्यू के द्वारा, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। इसे उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का मैग्ना कार्टा इनमें से किसे कहा जाता है? तो अगस्त घोषणा जो लॉर्ड मॉन्टेक्यू के द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, उसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और किसने कहा था? उदारवादी नेताओं ने। क्लियर। दूसरा जानते हैं अगस्त प्रस्ताव। यह 8 अगस्त 1940 ईस्वी में वायसराय लिलिथगो के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का वादा किया गया था। जबकि अगस्त संकल्प की बात करें तो इसे 8 अगस्त 1942 ईस्वी महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। यानी अगस्त संकल्प को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो यानी डायरेक्ट एक्शन डे की बात करें तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि मुस्लिम और हिंदू समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्लियर। तो आपका सही आंसर बनेगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? आप देखेंगे अहमदाबाद जो है वो साबरमती की नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। सूरत जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो यही आपका सुमेलित नहीं किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो जरा देखिएगा, संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का रूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका एक जीवन मार्ग अर्थात संविधान होता है। यह बात न केवल लोकतंत्रात्मक बल्कि निरंकुश राज्य के संबंध में भी पूर्णतः सत्य है। राज्य के लिए संविधान की अनिवार्यता बताते हुए जेलिनेट नामक विद्वान ने कहा है, संविधानहीन राज्य की संकल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता हो जाएगी। तो यह जेलिनेट नामक विद्वान का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा होता है? तो CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो यूरिया में पाया जाता है। जरा देखिएगा कि इसका रासायनिक सूत्र की बात करें यूरिया का, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। इसे कार्बामाइड या यूरियोफिल के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया की खोज फ्रेडरिक बोहलर के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे।
यूरिया की खोज फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 ईस्वी में किया था, जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। इन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कितना 46% पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 125 से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 8.5 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करके यूरिया का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वह स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, देख लेते हैं सभी के बारे में। तो हैदराबाद में स्थित प्रमुख संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो भी हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा और ऑप्शन पर ध्यान दें तो देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान जो है वो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है। इसके अलावा नई दिल्ली में स्थित प्रमुख संस्थान की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तथा केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन भी सही है, लेकिन कानून की एक रूपता भी शामिल किया गया है, लेकिन बड़े देशों के लिए एक आदर्श है, ये चीज शामिल नहीं किया गया है। क्लियर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पतन इनमें से प्राकृतिक पोताश्रय यानी प्राकृतिक बंदरगाह है? जरा ध्यान दीजिएगा, कोलकाता बंदरगाह दिया हुआ ऑप्शन में कोलकाता बंदरगाह जो है वह एक प्राकृतिक पोताश्रय यानी प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण नहीं है, यह एक नदी युक्त बंदरगाह का उदाहरण है। क्लियर, जो भारत में एकमात्र नदी के द्वारा निर्मित बंदरगाह है जो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स हल्दी और हुगली नदी के संगम के निकट दाहिने किनारे पर स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कलकत्ता एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी। क्लियर, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी देखें और व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त बंदरगाह भारत का तो मुंबई बंदरगाह है। क्लियर, इस बंदरगाह को भारतीय मुख्य भूमि का पहला प्रवेश द्वार माना जाता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। मार्मोगोवा बंदरगाह की बात करें तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो गोवा राज्य में स्थित है और यह नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कोचिन बंदरगाह की बात करें तो यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किया जाने वाला मशीन वीवीपीए का संस्करण क्या है? नया संस्करण जो वीवीपीटी का है, वीवीपैट का है, वो क्या है? तो M3 नए संस्करण के रूप में वीवीपैट को शामिल किया गया है। अब जरा देखिएगा वीवीपैट क्या है, तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। भारत में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग 2013 मिजोरम विधानसभा में किया गया था, पहली बार मिजोरम विधानसभा में, लेकिन पूरे राज्य में इसे लागू किया गया था गोवा विधानसभा 2017 में, पूरे राज्य में। अगर क्वेश्चन आप पूछेगा वीवीपीटी का पहला इस्तेमाल जो हुआ था वो मिजोरम 2013 में हुआ था विधानसभा चुनाव में, जबकि पूरे राज्य में एक साथ लागू हुआ था वीवीपैट का इस्तेमाल ईवीएम प्रणाली के आधार पर, तो 2017 में किया गया था गोवा में। ईवीएम के M3 संस्करण में एक वीवीपैट मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल ढांचा शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? अब देखेंगे इसमें से विधान परिषद बिहार राज्य में स्थित है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अब देख लेंगे कहाँ कहाँ विधान परिषद है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है। विधान परिषद के गठन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसके सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 होता है। भारत में वर्तमान में 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य है। 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद की भी स्थापना की गई है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद नील तथा नीली नील नदियां कहां पर संगम बनाती है? तो खार्तूम मिस्र के निकट खार्तूम में अपनी संगम बनाती है, दोनों आपस में मिल जाती है। जरा इसका डिटेल को देखेंगे तो श्वेत नील अफ्रीका की एक नदी है। यह नील नदी की मुख्य सहायक नदी है। श्वेत नील जो है वो नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जबकि दूसरी मुख्य सहायक नदी नीली नील नदी है। यह जो है वह नो झील से बाहर अल
यह 9 झील से बाहर अल जवाल एवं बाहर अल गजल नदियों के संगम से निकलती है। यह नदी विक्टोरिया झील से 3700 किलोमीटर यानी लगभग 2300 मील लंबाई के बाद नील नदी में मिस्र के निकट खार्तूम के निकट मिल जाती है। यानी संगम जो होता है सफेद नील नदी का और नीली नील नदी का, वो संगम होता है खार्तूम मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है कांटी ताप विद्युत संयंत्र। किस लिए? तो जरा देखिएगा, एनटीपीसी कांटी अथवा जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, GFTPS जिसे पूरा रूप कहा जाता है, जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, यह मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी बिहार में जाना जाता है, जो मुजफ्फरपुर राज्य में स्थित है। यह भारतीय राज्य की राजधानी यह बिहार के भारतीय राज्य की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर की दूर कांटी मुजफ्फरपुर में स्थित है। यह कांटी बिजली उत्पाद निगम लिमिटेड के BBNL द्वारा संचालित है, जो NTPC एवं BSEB पटना के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में कार्य करता है। सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। 9 अप्रैल 1965 ईस्वी को पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा व सूचना की अपर्याप्तता के मद्देनजर केंद्रीय बल के रूप में BSF की स्थापना यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में की गई थी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। क्लियर? इसका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है यानी ड्यूटी अनटू डेथ है। जीवन जब तक मृत्यु नहीं लड़ते लड़ते शहीद नहीं हो जाएंगे तब तक अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे, यह इसका आदर्श वाक्य है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, हीमैटिन के रूप में पाया जाता है। जरा देखिएगा, हीमोग्लोबिन क्या है? तो यह रक्त में पाया जाने वाला एक रंजक होता है यानी वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तथा ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है रंजक, ग्लोबिन का मतलब होता है लौह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक होता है वह हीमैटिन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरा नागरिकता कब स्वीकार किया गया था? तो 2005 में भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया था। दोहरी नागरिकता क्या है? जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता सन 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके प्रावधान किया गया था। यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान इस अधिनियम के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के द्वारा 2005 में शामिल किया गया था। इसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय मूल के उन सभी नागरिकों को भारत की दोहरी नागरिकता मिल सकेगी जो 26 जनवरी 2050 से के बाद दूसरे देशों में बस गए या इस तारीख को भारतीय नागरिकता बनने की अर्हता रखते हैं। यानी 26 जनवरी 2050 के बाद दूसरे देश में बस गए हैं, उसे दोहरी नागरिकता, भारत के नागरिक है और दूसरे देश में बस गए हैं 2050 के बाद, तो उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त की जाएगी या अर्हता उसे दिया जाएगा। यानी भारत की नागरिकता निकाला जाएगा और जिस देश की नागरिकता ग्रहण किया है, बसा है, उस देश की नागरिकता भी उसे शामिल होगी। क्लियर? दोहरी नागरिकता जरा ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति को उस देश का नागरिक होने के साथ साथ किसी अन्य देश की भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दोहरी नागरिकता इसी को कहा जाता है। भारत में फिलहाल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अपने ही नागरिकों के लिए आंतरिक रूप से भारत में एकल नागरिकता की चर्चा किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि है तो क्वेश्चन छोटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट तापमाप के ऊपर ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य कितना का अंतराल होता है? तो जरा देखेंगे फ़ारेनहाइट पैमाना, इसका आविष्कार जर्मन के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था और इसका हिमांक बिंदु की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और भाप बिंदु यानी जमने का इसका आंकड़ा देखा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह जम जाता है, हिम हो जाता है तथा भाप बिंदु यानी कि वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। खोलने के बाद वाष्पीकृत 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाता है। तो यह सबसे अंतिम है और यह सबसे कम है। तो इन दोनों के बीच का अंतर होता है 180, दोनों को घटाएंगे तो 1 से 80 आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग निवास करते हैं या कितने अधिक लोग हो गए हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, UNFPA यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत
142.8 करोड़ लोगों की कुल आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। चीन से बाजी मार ही लिया भारत। क्लियर। यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एसोसिएशन की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार फरवरी 2023 तक की आंकड़ा है कि अनुसार 2022 में भारत की जनसंख्या 1.5% बढ़ी है। 2011 की तुलना में 1.5% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आबादी की बात करें वर्तमान समय में तो 142.5 करोड़ वर्तमान समय में है। भारत चीन से 30 लाख अधिक जनसंख्या अर्जित कर लिया है। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी 2.9 मिलियन हो जाएगा। क्लियर। लगभग, या इसको कहेंगे 3 मिलियन, याद रखेंगे 2.9 मिलियन एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गतिज का उदाहरण है? तो गतिज का उदाहरण ध्रुवोष्म उच्च वायु दाब होता है। जरा देखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण 66.5 डिग्री अक्षांश पर हवाएं केंद्रीय बल से ऊपर उठती है, जो ध्रुवीय जेट के रूप में ध्रुवों पर नीचे उतरकर उच्च वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो यही आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्क प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के निर्माण के लिए मर्क प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। और जरा देखेंगे तो इस प्रक्रिया में BaO2 तथा H2CO3 को अभिक्रमक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन करने का प्रावधान देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है राज्य को ग्राम पंचायत गठन करने का प्रावधान देता है। जरा बारी बारी से समझेंगे। अनुच्छेद 35 जो है वो मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचारों से अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए कहा जाता है कि जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके 5 प्रकार के रीट को जारी करता है, जिसके तहत मौलिक अधिकार का रक्षक कहलाता है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो राज्य ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में गठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसके तहत कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास किया जाएगा और उसका संरक्षण किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का तथा राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, इसके अलावा संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। जरा देखेंगे पीएच मान की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो स्वस्थ मनुष्य, पहले देखेंगे स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी उत्तक लिक्विड करेक्टिव टिश्यू होता है जो 2 भागों में मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा जो 60% होता है, दूसरा होता है प्लेटलेट्स जो 40% होता है। रुधिर का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन का संवहन करना होता है। पीएच वैल्यू देखेंगे तो पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका पूरा रूप और इसकी खोज सोरेनसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। यह किसी प्रकार की अम्लीयता एवं 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। यह किसी प्रकार की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, यानी कि किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शन करने के लिए पीएच वैल्यू के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। पीएच वैल्यू का मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय कहलाएगा और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय कहलाएगा, लेकिन अगर 7 है तो वह उदासीन विलयन कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार जिले में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। क्लियर। जो कटिहार का यह क्षेत्र गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्र जो है बिहार का सबसे बड़ा लंबभूमि क्षेत्र है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो जरा देखेंगे पंचशील है क्या। तो पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करना होता है। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई एवं भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें पंच सिद्धांत बताए गए। यही पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना गया। इस पांचों सिद्धांत में किस बात की चर्चा मिलती है? तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करेगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी की पारंपरिक अनाक्रमण का आश्वासन देना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता निभाना, समानता व पारस्परिक सहयोग दिखाना और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखना। क्लियर। तो इसमें शामिल जो नहीं किया गया है उसमें देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है, दोनों देशों के बीच मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है पंचशील का
प्रमुख उद्देश्य में से शामिल किया गया है। क्लियर, बाकी तीनों इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्लियर, पांचों आपका दिया हुआ है, रिवीजन आप करेंगे, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो महत्वपूर्ण हरित गृह गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जरा देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज 1824 ईस्वी में जोसेफ फ्यूरियर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण एवं जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, वाष्प तथा ओजोन को शामिल किया जाता है। यानी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत शामिल किया जाता है CO2 को, नाइट्रस ऑक्साइड को, मीथेन को, CFC को, वाष्प को तथा ओजोन को शामिल किया जाता है। क्लियर, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, सभी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे लागू किया जाता है। क्लियर, इसकी अनुमोदन की अवधि जो अगर राष्ट्रपति शासन के राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया प्रत्येक राज्य में। क्लियर, तो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा जो है अनुच्छेद 352 में है। तीन प्रकार का आपातकाल, अंतरराष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अभी तक वित्तीय आपातकाल को एक भी बात नहीं लगाया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन की अवधि जो होती है संसद में 30 दिन अर्थात 1 महीना की होती है पहली बार। जब इसे अनुमोदन कर दिया जाता है 30 दिन के भीतर, तो इसके पश्चात ये अगले 6 माह हेतु लागू हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहा जाता है? बड़ी संख्या वाले कम फर्मों वाले बाजार को कहा जाता है अल्प अधिकार बाजार, जिसमें अधिकार बहुत ही कम होता है। जरा देखिएगा, कम होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? अब देखिएगा, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता है। इंद्रधनुष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकार वाला इंद्रधनुष को जरा देखिएगा, तो इंद्रधनुष पहले कहते हैं कि इसको है रेनबो परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण होता है इंद्रधनुष। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन, तीनों घटना के बाद वर्ण विक्षेपण जो होता है, रंगों का विक्षेपण फैलाव जो होता है, उसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी रेनबो और दूसरा सेकेंडरी रेनबो होता है। प्राइमरी रेनबो की बात करें तो जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूरज की किरणों का 2 बार अपवर्तन, प्राथमिक इंद्रधनुष में ध्यान रखेंगे, याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होता है और बैंगनी रंग जो होता है वो अंदर होता है। क्लियर, प्राथमिक इंद्रधनुष में इसमें अंदर वाली बैंगनी रंग जो होती है वो आंखों पर 48 डिग्री 6 मिनट का कोण बनाती है, जबकि बाहर वाली लाल की रंग जो होती है वो आंख पर 42.8 डिग्री कोण बनाती है। क्लियर, इससे 2 ज्यादा, एक है 40 डिग्री जो अंदर में बैंगनी होता है वो 40 डिग्री 8 मिनट का, और जो बाहर में लाल होता है वो 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। क्लियर, लाल होता है बाहर और अंदर होता है बैंगनी। जबकि द्वितीय इंद्रधनुष की बात करें तो जब बूंदों पर आपतित होने वाला सूरज किरणों का 2 बार अपवर्तन हो जाए और 2 बार परावर्तन हो जाए, इसमें दोनों चीज 2 बार, अपवर्तन भी 2 बार और परावर्तन भी 2 बार। उसमें अपवर्तन केवल 2 बार, अपवर्तन एक ही बार हो रहा था। क्लियर, तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है, बा से बाहर और बा से बैंगनी, 2 बार यूज हो गया तो द्वितीय हो गया। 2 बार बा का यूज, 2 बार बा का यूज, यानी बाहर में बैंगनी तो द्वितीय इंद्रधनुष हो गया। इसे याद रख सकते हो, तो प्राथमिक वाला आपने याद रहेगा। 2 रंग याद रखना, बैंगनी और लाल रंग। क्लियर, सबसे ऊपर में बैंगनी रंग होता है, लाल रंग नीचे स्पेक्ट्रम जब होता है तो 2 ही रंग को तो आपको याद रखना है। द्वितीय में हो गया 2 बार बा का यूज हो गया, तो द्वितीय में हो गया बाहरी बैंगनी और अंदर वाला लाल रंग। अब थोड़ा सा देखेंगे तो बाहर वाला